आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि हमेशा काफ़ी विवादास्पद रहा है। इसको लेकर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन रहे हैं और ये टॉपिक है कि क्या भारत को अब स्टेल्थ बॉम्बर की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे कि भारत को महंगे अमेरिकी B-2 या दूसरे सोवियत तरह के जो बॉम्बर्स हैं इनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास एक अच्छा खासा ऑप्शन उपलब्ध है। जी नहीं, हम C-17 की बात नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। देखिए, जब से ईरान पर स्ट्राइक करी गई है यूएस की तरफ से, तो भारत में भी इसको लेकर डिस्कशन शुरू हुए हैं और मल्टीपल डिफेंस एनालिस्ट ने इसको लेकर अपने विचार सामने रखे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि आज के समय में स्टेल्थ बॉम्बर की उपयोगिता काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये अपने स्टेल्थ का उपयोग करके कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं और इससे एनिमी को हम एक मैसिव पंच दे सकते हैं, जिससे उबरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या भारत के लिए ये ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो भारत के पास इसके विकल्प क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये स्टेल्थ बॉम्बर होता क्या है। देखिए, स्टेल्थ बॉम्बर बेसिकली लॉन्ग रेंज के लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि एनिमी के एयर डिफेंसेस को अनडिटेक्टेड रहते हुए पेनिट्रेट कर सकते हैं और एक मैसिव स्ट्राइक करने में सक्षम है, जिससे उबरना एनिमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका का B-2 स्प्लिट हो गया, B-1 रेडर हो गया, चाइना का S-20 हो गया और इसके अलावा रूस का Tu-160 से जो एयरक्राफ्ट हो गए, ये एक उन्नत बॉम्बर की श्रेणी में आते हैं। हालांकि यहाँ पर हम सोवियत तरह के Tu-160 को हटा दें तो बाकी के सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है, यानी कि इनका रडार सिग्नेचर भी ज़्यादा नहीं होता और इनको रडार पर पकड़ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब भारत को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको समझने से पहले आइए हम भारत के स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और हमारे जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स हैं इन्हें हम समझते हैं। देखिए, भारत को सबसे बड़ी टक्कर इस समय मिल रही है चाइना से। पाकिस्तान हमारे लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को चाइना बैक कर रहा है तो चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है और चाइना लगातार जो बॉम्बर टेक्नोलॉजी है इसको इवॉल्व कर रहा है। चाइना के पास नॉन स्टेल्थ और स्टेल्थ दोनों प्रकार के जो बॉम्बर्स हैं ये उपलब्ध हैं और ऐसे में भारत अगर बॉम्बर बना लेता है तो चाइना का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि S-400 है, जो कि एक रोबस्ट मिसाइल सिस्टम है, इसको भारत पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। वहीं दूसरी थ्रेट हमारे लिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंसेस हैं वो चाइना के द्वारा ही सप्लाई किए गए हैं। चाइना क्लेम तो करता है कि उसने पाकिस्तान को काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, लेकिन भारत ने इनकी पोल खोल दी है और जिस प्रकार भारत की मिसाइल अनडिटेक्टेड रहते हुए पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसी है, ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम टू फ्रंट वॉर की स्थिति देखें तब तो ये बॉम्बर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज की जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनको लॉन्च कर सकता है, एक मैसिव ऑर्डिनेंस को डिप्लॉय कर सकता है और न्यूक्लियर डिटरेंस में तो इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन ही जाएगी। इसके अलावा जो रीजनल पावर प्रोजेक्शन है उसमें भी जो बॉम्बर जैसे प्लेटफॉर्म है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शत्रु को संदेश देते हैं कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो इसके जो परिणाम होंगे आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक होंगे और आपके लिए अकल्पनीय होंगे। अब स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर के दो प्रकार के आर्गुमेंट आपको सुनने को मिलते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है इनके फेवर में, जहां पर इसको लेकर कहा जाता है कि ये एनिमी के एडवांस एयर डिफेंसेस को पेनिट्रेट कर सकता है और स्टेल्थ बॉम्बर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक ही बार में तबाह कर सकते हैं, जैसे कि एनिमी के एयर बेसेस हो गए, लॉजिस्टिक हब हो गए, मिसाइल साइट्स हो गई और कॉन्फ्लिक्ट में ये भारत को एक क्लियर एज दे सकते हैं। इसके अलावा जब बात आती है बॉम्बर्स की तो कई लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे पास सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म है। देखिए, निस्संदेह सुखोई 30 MKI एक मिनी बॉम्बर की भूमिका निभा सकता है, लेकिन अगर आप ईरान जैसी स्ट्राइक को एक्सपेक्ट करते हैं जहां पर उसने जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो गिराए हैं, तो उस प्रकार के हैवी बम्स को डिप्लॉय करने के लिए सुखोई 30 MKI सूटेबल नहीं है। हमें बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में बॉम्बर वहां पर एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिफरेंस भी हमें काफ़ी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्टेल्थ बॉम्बर मल्टीपल ब्रह्मोस या न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है और टू फ्रंट वॉर में ये इतनी तबाही मचा सकता है कि एनिमी के लिए इससे उबर पाना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब अगर इसके दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें तो इसके हमें टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे।
जो एडवांस स्टेल्थ बॉम्बर है, इसको बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये एक सेपरेट प्रोग्राम होगा जहां पर हम एडवांस लेवल के मटेरियल्स, रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग, एवियोनिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करेंगे और इसका जो स्पिन ऑफ बेनिफिट है वो हमें दूसरे जो एप्लीकेशंस है वहां पर देखने को मिलेगा। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम दूसरे फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और इन बॉम्बर्स के आने के बाद हमारी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और चाइना के जो एडवांस थ्रेट हैं उनको हम काउंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो इनके अगेंस्ट होता है, जहाँ पर कहा जाता है कि बॉम्बर आप बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनसे जुड़े कॉस्ट का क्या, रिसोर्सेज कंस्ट्रेन का क्या। जी हाँ, अगर आप एक B2 जैसे कैटेगरी का बॉम्बर बनाने की सोच रहे हैं तो B2 की यूनिट कॉस्ट आती है जो वो तकरीबन $2 बिलियन की है। वहीं B-21 रेडर की जहाँ तक बात रही तो इसकी यूनिट कॉस्ट 700 से लेकर $800 मिलियन पर यूनिट की होने वाली है। और अगर आप इसको डोमेस्टिकली डेवलप करना चाहते हैं या इंडियन वेरिएंट तैयार करना चाहते हैं तो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर खर्च करना पड़ेगा। अब भारत का डिफेंस प्रोग्राम जो कि तकरीबन $80 बिलियन का है 2025 में, ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है और हमें इसमें सेना के तीनों अंगों को देखना होता है, उनकी नीड्स को देखना होता है। और ऐसे में एक सेपरेट प्रोग्राम में अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगे तो निसंदेह हमारा जो डिफेंस बजट है ये बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। अब यहाँ पर अब कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं? देखिए, स्टेल्थ बॉम्बर का एक कंप्लीट रिप्लेसमेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फ्लीट है इसमें स्कैल्प, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स को इंटीग्रेट करके अटैक तो कर सकता है और इनसे हम काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो उठा तो सकते हैं, लेकिन बॉम्बर की भूमिका एक अलग भूमिका होती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या भारत इन सारे जो अभी कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स हैं इनको पार करके कोई कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन नहीं तैयार कर सकता? जी हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है और वो है घातक यूकैप। घातक यूकैप को लेकर अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एक मीडियम वेट कैटेगरी का ड्रोन होने वाला है जो कि बेसिकली एक सफिशिएंट पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। लेकिन एक बीच रिपोर्ट सामने आई थी, अब मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद पर शायद इसी वर्ष की शुरुआत में आई थी, जहाँ पर DRDO के वैज्ञानिकों ने कहा था कि एक बार जब घातक यूकैप बन के तैयार हो जाएगा तो वो इसके स्केल अप वेरिएंट पर तैयार करेंगे जो कि तकरीबन 50 से लेकर 60 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होगा या मिनी बॉम्बर होगा और वो इस प्रकार के मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा और उसको पावर करने के लिए जो AMCA इंजन है वो यूज़ किए जाएंगे। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि इस समय ये प्रोग्राम सिर्फ अंडर कंसिडरेशन है। ये प्रोग्राम तभी आगे बढ़ेगा जब इसको रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलेगी। यानी ये कहना सही है कि बॉम्बर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं युद्ध में और इनसे जो पावर प्रोजेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये काफ़ी कॉस्टली एंडेवर है और इसके लिए हमें तगड़ी मन शक्ति, हमें जो विल पावर है वो रखनी होगी और एक बार अगर ये प्रोग्राम शुरू होता है तो फिर हम इससे पीछे नहीं हट सकते। और अगर हम भारतीय नौसेना के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स हर जगह तत्काल तौर पर नहीं पहुंच सकती, उनको पहुंचने में टाइम लगता है और ऐसे में अगर इमरजेंसी नीड आती है तो बॉम्बर एयरक्राफ्ट नौसेना के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आपका इसको लेकर क्या तर्क है? क्या आप इसके समर्थन में हैं या आप इसके विपक्ष में हैं? और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी नज़र में क्या अन्य ऑप्शन हो सकते हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।